आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, लोकहितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीआईएल भी कहते हैं। लोकहितवाद का क्या मतलब है, क्या इसका पर्पस है, कौन कौन से इसमें केस लॉज हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितने भी केस लॉ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सब एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोकहितवाद और पीआईएल एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में अक्सर जो है ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ही पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले लोकहितवाद के बारे में हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इसके लिए, जब हमें लोकहितवाद दायर करना होता है, पीआईएल डालनी होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर इसका प्रावधान दिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के लिए रिट निकालने की शक्ति जो है वो दी गई है। ये तो हमें पता ही है, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट वाला जो उसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 32, जो हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, तो उसमें साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की जो रिट है वो निकालने का अधिकार है। अब मूल अधिकारों के लिए रिट निकालने की शक्ति आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, तो इसी तरह से 226 में उच्च न्यायालयों को दी गई है। अब इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय हैं वो अन्य आदेश या निर्देश के लिए भी इन्हें रिट निकालने की शक्ति दी गई है। अब एक बात ध्यान देने की ये है कि जो आर्टिकल 32 है उसमें केवल मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट निकाल सकता है, जबकि जो हाई कोर्ट है वो 226 में मूल अधिकारों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट को निकाल सकता है। यानी इस एक तरीके से अगर हम देखें तो जो हाई कोर्ट की पावर है वो रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा सिर्फ मूल अधिकारों के संबंध में कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट अन्य परियोजनों के मामले में भी ऐसा कर सकता है। अब हम इसका मतलब जानेंगे कि लोकहितवाद कैसे किसे हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका मीनिंग जानेंगे। देखिए, इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इंग्लिश में से ये कहते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है पीआईएल। और इसे क्यों निकाला जाता है, क्या इसका मतलब है? तो देखिए, इसे पीड़ित की तरफ से कोई भी व्यक्ति या संस्था दायर कर सकती है। यानी अब कोई विक्टिम व्यक्ति है, मतलब विक्टिम का मतलब जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, और उसकी तरफ से कोई अदर पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति या कोई संस्था जब केस फाइल करती है उसके हित के लिए, उस पर्सन के हित के लिए जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो उसे हम लोकहितवाद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने अनेकों जजमेंट में ही ये घोषित कर दिया था कि पीड़ित की तरफ से कोई व्यक्ति वाद दायर कर सकता है। तो बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, जिसमें कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि अगर कोई पर्सन अपने अधिकारों को लागू कराने में असमर्थ है किसी भी कारण से, चाहे अपनी सामाजिक परिस्थिति के कारण या आर्थिक परिस्थिति के कारण, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए या हाई कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों को लागू करा सके, तो उसकी तरफ से कोई भी अदर पर्सन या कोई संस्था जो है वो केस फाइल कर सकती है, और उसी को कहा जाता है लोकहितवाद। अब हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि इस वाद की अवधारणा के प्रारंभ का श्रेय किसको जाता है, यानी इसको शुरू करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में से शुरू करने का श्रेय जाता है जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस कृष्ण अय्यर जी को। ये दो जस्टिस, मतलब जजेस जो थे, वो ऐसे थे जिन्होंने पीआईएल की अवधारणा को इंडिया में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद की है, हम ये भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकहितवाद जो है वो पत्र के माध्यम से भी दायर किया जा सकता है। आप एक लेटर लिख दो कोर्ट को और उसके माध्यम से भी जो है ये दायर किया जा सकता है, और उनके लिए किसी विशेष ड्राफ्ट की भी देखिए ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी विशेष रूल्स को, जो भी स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं कुछ भी, तो आप उन्हें फॉलो करो, ऐसा नहीं है। आप एक लेटर के माध्यम से भी दायर कर सकते हो। अब हम इससे रिलेटेड, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सारे हम केस लॉज जो हैं इस वीडियो में देखिए डिस्कस करेंगे, और जितने भी केस लॉज मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं ना, वो सब एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो केस काफ़ी लैंडमार्क केस है, अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अपंजीकृत संघ, यानी कि एक अनरजिस्टर्ड यूनियन जो होती है,
जिसका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो वो भी आर्टिकल 32 के अधीन रिट के लिए आवेदन दे सकती है, अगर वो किसी सार्वजनिक हित के संरक्षण के लिए ऐसा करना चाहती है। अब सार्वजनिक हित से क्या मतलब हुआ? सार्वजनिक हित का मतलब हुआ कि जब कोई पार्टी केस लाती है, कोई वाद दायर करती है, तो उस केस में जो मैटर है उससे केवल वो पार्टी ही इफेक्ट नहीं हो रही है, मतलब उसका प्रभाव केवल उन पक्षकारों पे नहीं पड़ रहा है, बल्कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उससे प्रभावित हो रहा है। तो उसे कहते हैं सार्वजनिक हित, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट। तो जब कोई मान लीजिए मामला ऐसा है, कोई मैटर ऐसा है जो सार्वजनिक हित का हो, जिससे पार्टीज ही पे नहीं दूसरे लोगों पे भी उसका इफेक्ट हो रहा हो, और ऐसे हित के संरक्षण के लिए एक अनरजिस्टर्ड यूनियन भी केस फाइल करती है, वाद लाती है, तो वो ला सकती है। ठीक है ना। और जो चीफ जस्टिस थे इस केस में श्री कृष्ण अय्यर जी, उन्होंने कहा कि वाद का कारण, यानी कि क्या रीज़न है, किस आधार पे केस लाया जा रहा है, और पीड़ित व्यक्ति की धारणा का जो स्थान है वो अब लोकहितवाद की विस्तृत धारणा ने ले लिया है। यानी ये जो लोकहितवाद की जो अवधारणा है ये बहुत ही विस्तृत है ना, बहुत सारे मैटर में इसके लिए केस फाइल किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। केस का नाम है एसपी गुप्ता बनाम राष्ट्रपति और अन्य। इसे हम जजों के स्थानांतरण का मामला भी कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस केसेस के नाम से भी ये जो केस है वो जाना जाता है, क्योंकि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट थी और जो गुजरात हाई कोर्ट था, उसमें जजों का जो ट्रांसफ़र किया था प्रेसिडेंट के द्वारा, वो बिना चीफ जस्टिस के परामर्श के कर दिया गया था, क्योंकि प्रेसिडेंट ने जब ट्रांसफ़र किया था दोनों कोर्ट्स के, दिल्ली हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके परामर्श के बिना ही कर दिया था। तो इसके खिलाफ क्या हुआ? रिट दायर की गई। कहा गया कि ये वाद लाने के अधिकार का उल्लंघन है ना। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की बेंच बनती है और उन्होंने जजमेंट सुनाते हुए कहा, जिसमें जस्टिस पीएन भगवती जी की तरफ से ये कहा गया कि जो जनहित याचिका है, यानी कि जो हमारा पीआईएल जो डाली जाती है, वो वाद लाने के अधिकार का एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। अपवाद क्यों कहा गया? अपवाद इसलिए कहा गया कि देखिए, जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, आमतौर पे क्या होता है कि वही केस फाइल करता है, वही पार्टी केस लाती है कोर्ट में जिसके अधिकारों का हनन हो। लेकिन पीआईएल को वाद लाने के अधिकार का एक्सेप्शन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे केवल वो पक्षकार ही नहीं जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, बल्कि उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति भी वाद ला सकता है, ऐसा नहीं है ना। और अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था कि सार्वजनिक हित के लिए भी केस फाइल किया जा सकता है, अगर एक ऐसा मैटर है जिससे दूसरे लोगों के अधिकार इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये किसी भी माध्यम से दायर किया जा सकता है, कोर्ट ने ये कहा। और इसमें किसी तकनीकी नियमों, किसी टेक्निकल रूल्स को फॉलो करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो केस है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है पीआईएल के हिसाब से, क्योंकि बहुत से व्यक्ति अपनी निर्धनता, अपनी गरीबी के कारण और आर्थिक कठिनाइयों के कारण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अपने मूल अधिकारों को लागू नहीं करा पाते हैं। और जबकि आर्टिकल 21 जो है वो हर व्यक्ति को जीने का अधिकार दे रहा है, राइट टू लाइफ दे रहा है आर्टिकल 21। इसलिए ऐसे व्यक्ति की तरफ से किसी भी संस्था या व्यक्ति के द्वारा पीआईएल जो है वो डाली जा सकती है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम इससे रिलेटेड एक और केस देखेंगे। केस का नाम है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। इस मामले में भी जस्टिस पीएन भगवती जी ही थे। उन्होंने कहा कि लोकहितवाद को बढ़ावा देने से न्यायालय में मामलों की वृद्धि हो जाएगी और उसे निपटने में देरी होगी। किसी राज्य को अपने नागरिकों से ये कहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ठीक, हमारे न्यायालयों में केवल धनी व्यक्तियों के ही मामले लंबित पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं। इसलिए जब तक उनके मामले नहीं निपटाए जाएंगे तब तक गरीब लोगों के मामले ना लाए जाएं। अगर हम ऐसा किसी से कह देंगे तो ऐसा करने से तो कमज़ोर आदमी के लिए, जो कमज़ोर लोग हैं, समाज का जो कमज़ोर वर्ग है, उसके लिए तो न्याय पाने का रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर पीआईएल से, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ, इस केस में उनका ये कहना था कि अगर पीआईएल के केसेस लाने से कोर्ट में मामलों की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह दें कि पहले जो धनी व्यक्ति हैं उनके मामले निपटा लिए जाएं और गरीब वर्ग के जो मामले हैं जो पीआईएल के माध्यम से ला रहे हैं उनको रोक दिया जाए। ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए न्याय पाने का रास्ता जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है। तो पीआईएल से अगर मामलों में वृद्धि होती है तो कोई बात नहीं।
इसके बाद आता है एक बार फिर से एसपी गुप्ता व अन्य बनाम राष्ट्रपति वाला केस। इस मामले में भी देखिए जस्टिस पीएन भगवती ही जीत थे। मैंने अभी बताया था ना कि इसकी जो पीआईएल के अवधारणा का श्रेय है वो जस्टिस पीएन भगवती जी को और जस्टिस कृष्ण अय्यर जी को जाता है। दोनों ही जजेस ने काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पीआईएल के क्षेत्र में। और देखिए अगर हम इसमें देखें तो ज़्यादातर इसमें जितने भी हम जजमेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं वो जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस कृष्ण अय्यर जी के ही हैं। तो इस केस में उन्होंने क्या कहा कि लोकहितवाद के दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइन बताई। उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में सचेत होकर देखना चाहिए। किस मामले में? पीआईएल के मामले में, कि इस तरह के मामले जो कोर्ट में ला रहा है क्या वे सद्भावनापूर्वक काम कर रहे हैं, मतलब जो व्यक्ति पीआईएल के रूप में केस फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, क्या वो व्यक्ति सद्भावपूर्वक काम कर रहे हैं, गुड फेथ में काम कर रहे हैं, है ना। वे अपने कहीं निजी लाभ, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने हितों को साधने के लिए ऐसा कर रहे हों, है ना, अपना ही लाभ देख रहे हों। ऐसे केसेस में किसी अन्य कुटिल विचार से तो वो प्रेरित नहीं है। न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को दुरुपयोग की अनुमति नहीं दे सकता। तो ये हम इसको इसके पर्पज़ में मान सकते हैं, इसका उद्देश्य हम ये समझ सकते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दी, क्योंकि इससे व्यक्तिगत लाभ जो है इसमें हमें दिखाई दे रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि इससे जिस पर्सन ने जो कोर्ट में याचिका डाली है लोकहितवाद के लिए, तो लोकहितवाद के रूप में, तो उसमें उस व्यक्ति का जो है वो अपना प्राइवेट बेनिफिट है, उसमें उसका व्यक्तिगत लाभ जो है दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि किसी वर्ग को या किसी और व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है बंधुआ मुक्ति मोर्चा संघ का मामला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। इस मामले में एक सामाजिक संस्था थी, उसने कोर्ट को एक पत्र लिखा और सुप्रीम कोर्ट को ये इन्फॉर्मेशन दी कि हरियाणा राज्य का फरीदकोट ज़िला है जिसमें पत्थर की खानों में काफ़ी संख्या में जो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, वो काम कर रही है। बहुत ही बुरी उनकी कंडीशन है, दयनीय दशा है उनकी। और उसमें बहुत सारे अगर आप देखें तो उसमें बंधुआ मजदूर भी थे। कोर्ट ने पत्र को ही रिट मान लिया, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि एक पत्र के माध्यम से भी पीआईएल डाली जा सकती है। तो इस केस में भी एक पत्र ही जो था वो सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया था, एक लेटर लिखा गया था। कोर्ट ने क्या किया, उस लेटर को ही क्या मान लिया, केस फाइल, मतलब एक तरीके से वाद पत्र मान लिया और 2 अधिवक्ताओं का एक आयोग नियुक्त किया और जिसने जांच करके बताया और कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दी कि हाँ, संस्था ने जो भी आरोप लगाए हैं वे बिल्कुल सत्य हैं, सही है वे आरोप। अब जस्टिस पीएन भगवती जी ने इसी मामले में जजमेंट सुनाते हुए कहा कि जो पीआईएल है वो ऐसे मामलों में सरकार को आपत्ति करने की बजाय सरकार को ऐसे मामलों का स्वागत करना चाहिए, जिससे कि सरकार समुचित कदम उठाए और बंधुआ मजदूरों को पहले मुक्त कर सके और उनकी स्थिति में फिर सुधार कर सके। तो यहाँ पे जो बंधुआ मजदूर थे उनके लिए एक बहुत अच्छा जजमेंट जो है वो कोर्ट की तरफ से आया था। और ये जो केस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है और इसमें क्योंकि बेसिकली ये जो है हमारा बंधुआ मजदूरी से डील करता है ना। बंधुआ मजदूरी की समस्या ऐसी है जो आज भी कई जगह समस्या बनी हुई है। तो ये एक तरीके से बड़ा अच्छा जजमेंट था। इसके बाद आता है केस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस मामले में जस्टिस पीएन भगवती जी थे। उन्होंने लोकहितवाद के प्रयोग के लिए यहाँ पर कुछ नियम बनाए। क्या नियम बताए उन्होंने कहा कि कोई भी निर्धन व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को पत्र लिख सकता है, किसी भी न्यायाधीश को पत्र लिख सकता है, लेटर लिख सकता है। पत्र के साथ साथ शपथ पत्र का होना भी ज़रूरी नहीं है। अक्सर क्या होता है, एफिडेविट हमें लगाना होता है, तो उन्होंने एफिडेविट के लिए भी यहाँ पे मना कर दिया, शपथ पत्र के लिए भी मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि न्यायालय का नाम पत्र में लिखना चाहिए, किसी न्यायाधीश के नाम पर लेटर नहीं लिखना चाहिए। तो अगर हम पीआईएल डाल रहे हैं और हमें सारे रूल्स फॉलो नहीं भी करने हैं तो कोई बात नहीं, हम एक लेटर लिख सकते हैं और साथ ही उसके साथ ज़रूरी नहीं है कि हमें एफिडेविट ही लगाना हो। और क्या होगा कि हम कोर्ट के नाम हमें उसे लिखना है, ना कि किसी न्यायाधीश का नाम हमें उसमें लिखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट कोर्ट ने बताया, दूसरा नियम ये था कि अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायालय को उचित मामलों में जहां निर्धन व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है उसे प्रतिकर प्रदान करने की भी शक्ति है। यानी कोर्ट उस व्यक्ति को कंपनसेशन भी दिला सकता है। और द्रुदल शाह वर्सेस भीम सिंह के मामले में याचिकाकर्ता को नुकसानी दी गई थी। यानी इन 2 केसेस को हम इसका अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हैं। रुदल शाह वाला केस है जिसमें एक व्यक्ति को बिना
केस फाइल किए ही उसे बहुत सालों तक जेल में बंद रखा गया था, और भीम सिंह का मामला भी एक ऐसा ही कुछ मामला था। तो दोनों ही केसेस जो हैं वो हम इस वाले नियम के एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, कि जैसा कि कोर्ट ने कहा कि वो कोर्ट जो है वो कंपनसेशन भी दिला सकता है। तो अगर कंपनसेशन की बात आती है तो कोर्ट यहाँ पे जो है वो कंपनसेशन भी दिला सकता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है दूसरे नियम के तहत। तीसरा जो पॉइंट कोर्ट ने यहाँ पे बताया वो है कि अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायालय निर्धन और सामाजिक और आर्थिक रूप से जो उपेक्षित लोग हैं उनके मूल अधिकारों के अतिक्रमण को का पता लगाने के लिए आयोग भी नियुक्त कर सकता है। जैसे कि अभी ऊपर मैंने केसेस में बताया था कि कोर्ट ने बंधुआ मुक्ति वाले केस में एक आयोग नियुक्त किया था, जैसे कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा के मामले में, है ना, जैसा अभी मैंने एग्जाम्पल देकर आपको बताया है। तो एक आयोग भी नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे, और एक क्यूरेटिव पिटीशन की क्योंकि बात यहाँ पर आती है, तो पीआईएल के मामले में क्यूरेटिव पिटीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उपचारात्मक याचिका, केस का नाम है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा का केस। सुप्रीम कोर्ट के देखिए 5 जजेस की बेंच बनती है, और कोर्ट ने इस मामले में कहा कि आर्टिकल 32 के अधीन अपने अंतिम निर्णय को जिसको याचिका के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती थी, यानी कोर्ट क्या करती थी, पहले कोर्ट के अनुच्छेद 32 के अधीन अगर कोर्ट कोई भी अपना जजमेंट दे देती थी तो हम उसे किसी भी मतलब चैलेंज नहीं कर सकते थे किसी भी तरीके से। और अब गंभीर अन्याय के निवारण के लिए अब कोर्ट के फैसले का पुनर्विलोकन हो सकता है, उसका रिव्यू हो सकता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और इस नए नियम को ही न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका का नाम दिया है, यानी इसे कहा जाएगा क्यूरेटिव पिटीशन। तो उपचारात्मक याचिका का मतलब यही है कि कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दे दी तो आप उस जजमेंट के रिव्यू के लिए, उसके पुनर्विलोकन के लिए आप कोर्ट में 32 के तहत आवेदन कर सकते हो। अभी तक अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में कोई भी फाइनल जजमेंट दे देता था तो आर्टिकल 137 के अधीन याचिका भी अगर खारिज कर देता था तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते थे केस कोर्ट में। ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। लेकिन क्योंकि अब प्यूरिटी पिटिशन का प्रोविज़न कर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में अब उसे चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय का ये जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये रूपा अशोक हुर्रा वाला जो जजमेंट मैंने बताया, क्योंकि इससे गंभीर अन्याय के मामलों को जो वास्तविक रूप से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके लिए चुनौती देने का एक नया रास्ता खुल गया है। जाहिर सी बात है, अब जब आपके लिए चैलेंज देने का रास्ता खुल जाता है तो फिर जो पीड़ित लोग हैं, जो विक्टिम हैं, उनके लिए तो बहुत सरल मार्ग ये हो गया है। अब हम जो शॉर्ट में है इन सारे केसेस को देख लेते हैं, हम सिर्फ नाम देखेंगे क्योंकि केसेस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गए हैं पीआईएल के तो जितने केस आप एग्ज़ाम में डालेंगे उतने ही कम हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से कह सकती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के। और अब हम यहाँ पे केवल उन केसेस के नाम देखेंगे। सबसे पहला केस कौन सा था जो हमने डिस्कस किया था, वो था अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, एक अपंजीकृत संघ के बारे में कोर्ट ने इसमें कहा था। दूसरा एसपी गुप्ता बनाम राष्ट्रपति और अन्य, इसे हमने जजों के स्थानांतरण के मामले के रूप में बताया था। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ का मामला। फिर आता है एसपी गुप्ता राष्ट्रपति, दोबारा से वही केस जो मैंने अभी ऊपर बताया है। इसके बाद जफ़र इमाम नकवी निर्वाचन आयोग वाला केस जिसमें भाषण को लेकर चुनौती दी गई थी। इसके बाद बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बंधुआ मजदूरों से संबंधित था। डीएस नकारा जो हमने अभी पढ़ा ऊपर, और एमसी मेहता वाला केस, और सबसे लास्ट में आता है आपका रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो 9 केसेस हैं वो आपके हमने इसमें डिस्कस किए हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।